हेलो बालको, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे नोट्स भी लिखाऊंगा, जो बातें बताऊंगा उसे आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं उसे बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ये पहला लेक्चर होगा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास का मैटर। बहुत ही आराम से समझे चीज़ों को, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लोग निकाल लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा पहला चैप्टर होता है। देखिए बालक, होता क्या है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टोटली मटेरियल से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, उसी मटेरियल का नाम किसी ने कह दिया मैटर। ठीक है, तो हमें पहले समझना होगा कि ये मैटर होता क्या है, फिर मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम समझेंगे। तो पहला रहेगा कि जानिए आप मैटर क्या होता है। कहते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब मैटर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैटर डिफाइन किया जाता है, कहा जाता है मैटर इज एनीथिंग दैट, स्पेलिंग देख लेना मैंने, और जितना दिखाई दे छोटा हो तो कमेंट बॉक्स बताइए। मुझे आइडिया नहीं है कितना बड़ा आपको दिखाई देगा, मैं भी वीडियो में देख लूंगा आके। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। ये डेफिनेशन क्लास 6 में भी लिखी रहती है, क्लास 10th में भी लिखी है, सब जगह मैटर की डेफिनेशन यही है। तो मैटर में बस डेफिनेशन याद करने का कंसेप्ट नहीं हम सीखेंगे, हम समझेंगे मैटर को। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग मतलब कुछ भी है इस यूनिवर्स में, वो सब मैटर है। ठीक है, मतलब एवरीथिंग मैटर। लेकिन ये भी सच नहीं होता है कि सब कुछ तो मैटर नहीं होगा, कुछ चीज़ जरूर ऐसी होंगी जो मैटर नहीं होंगी। तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज नॉट मैटर, हम इस बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे। तो लिखा है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। अब जैसे मैं कहूँ ये हमारा जो मार्कर, ये मैटर है या नहीं है, तो आपको लगेगा इसको कहीं रखता हूँ तो ये पर्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और इसका क्या है, कोई ना कोई मास भी है। मतलब इसको अगर तौलोगे, आप वेट करोगे, तभी कुछ ना कुछ मास है, और जहाँ रखोगे स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ये भी मैटर है। ठीक है, ये बोर्ड मैटर है, बुक्स मैटर है, हम मैटर हैं, आप मैटर हैं, कॉपी मैटर, जितना भी है एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, तो मतलब जो भी आपको ध्यान में आता है कि हाँ ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसमें वेट है, मास है, तो बेटा हम उसे मैटर कह देते हैं। लेकिन क्या एयर मैटर है, इज एयर इज मैटर? तब आंसर क्या होगा आपका? बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे यस एयर इज मैटर। कुछ उसमें से ये भी बोलेंगे यस एयर इज नॉट मैटर, नो नो मैटर, मतलब एयर मैटर नहीं है, ऐसा बोलेंगे वो। तो बेटा एयर मैटर है या नहीं मैटर, इसको समझते हैं। देखिए नॉर्मली हम देखते हैं एयर स्पेस कैसे ऑक्युपाई करें। हमारे रूम में बहुत सारी एयर भरी पड़ी, हम कैसे पता करें कि एयर ने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है? तो हम छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि नॉर्मली हम बैलून लेते हैं छोटा सा, और बैलून में हम क्या करते हैं, हवा भर देते हैं, आई मीन जितनी एयर होती करके फुल कर देते हैं उसको। अब जो मुझसे एयर निकल रही है वो कहीं ना कहीं जा रही है। अब जो साइज होता है बैलून का, वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इससे ये पता चलता है हमको कि जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस को ऑक्युपाई करती है। सो एयर आपको लग रहा था मैटर नहीं है, लेकिन एयर क्या है, मैटर है, क्योंकि उसने क्या किया, स्पेस को ऑक्युपाई किया। अब ये समझते हैं व्हाट इज नॉट मैटर, कि मैटर क्या नहीं है। आपको पता है, आप ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि व्हाट इज नॉट मैटर? एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज मैटर, मतलब व्हाट आर थिंग्स आर मैटर, मतलब कौन सी चीजें ऐसी जो मैटर हैं और कौन सी चीजें जो मैटर नहीं है। तो मैटर नहीं है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग केवल पॉजिटिव वे में देखते चले जाते हैं, पीछे देख ही नहीं पाते। यहीं पे बच्चे की बुद्धि का पता चलता है कि वो सोच किस कैटेगरी में, जिस हिसाब से टीचर पढ़ाएगा वो उस हिसाब से सोचना चालू करता है। उसके बियॉन्ड अपोजिट जो सोचते हैं वही थोड़ा आगे कुछ करते हैं। तो बालक हम बताते हैं आपको, लाइट, जो इस रूम में लाइट जल रही है, दैट इज नॉट मैटर, वो कभी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है। इन माई वे, मतलब नॉर्मली देखा जाता है एयर, मतलब बुक्स में भी अवेलेबल है ये बात कि लाइट अभी भी मास ऑक्युपाई नहीं करती स्पेस। ठीक है, दूसरी बात है हमारी मेमोरीज, हमारी यादें। हाँ, आप लोग की भी यादें होंगी, बचपन में 5 रुपए लेते थे, 5 टॉफी मिलती थी, आज 5 रुपए की 1 टॉफी मिल रहा है। तो ये सब यादें जो आपकी हैं वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, वो भरी रहती हैं। सुबह से लेकर टकलापन के जब अंडरवियर में टहलते थे आप लोग, देखते थे इधर दौड़ते रहते थे, तो वो सिचुएशन क्या थी, आपकी याद है, स्पेस ऑक्युपाई किया है नहीं किया, अचानक याद आ जाता है वो। तो ये मेमोरी, ये लाइट, दिस आर नॉट मैटर। ओके, तो ऐसा लगता है कि आपको मैटर की जानकारी हो गई होगी। अब पढ़ते हैं बेटा हम मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया। बेटा मैटर को क्लासीफाई करने के 2 बार रास्ते थे। मैं करता हूं यहां पर मैटर, साफ साफ लिखूं जिससे आपको पता चले। मैटर को क्लासीफाई करने के बेटा 2 रास्ते हैं।
एक तो है फिजिकल वे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा बेटा केमिकल। क्या, कौन सा? केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कह देते हैं बालक हम लोग सॉलिड, क्या कहते हैं? सॉलिड। एक को कहते हैं बेटा हम लोग लिक्विड, क्या कहते हैं? लिक्विड। और एक को कहते हैं बेटा व्हाट? गैस, क्या कहते हैं? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसी तरह बेटा जो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, और बेसिस ऑफ फिजिकल हो गया, केमिकल बेस पे। देखिए बेटा केमिकल बेस पे अगर डिवाइड किया जाता है मैटर को, तो मैटर की ये माना जाता है कि मैटर कितनी स्टेज है। अभी स्टेज वाली बात हो गई है, अब समझेंगे मैटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके बिहाफ पे केमिकल कंपोजिशन। क्योंकि कोई भी चीज है वो जो मिलकर बनी होती है बेटा, किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल से मिलकर बनी होती है। देख लेता हूँ वीडियो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई रहा है। तो ये बात केमिकल वाली बात समझाते हैं हम आपको। तो बेटा ये होता है 2 तरीके के। एक बेटा होता है आपका प्योर, क्या होता है? प्योर। और एक बेटा क्या होता है? इनप्योर। क्या होता है? इनप्योर। मतलब एक प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और एक क्या होती है? इनप्योर फॉर्म मैटर होता है। बेटा ये जो प्योर होता है, शायद उसे आपको दिखे ना, तो ऐसा करता हूं मैं, इस प्योर को मैं यहां लिख देता हूं। आप उसी क्या कंटिन्यू करेंगे, ऐसे करके ऐसे ब्रांच बना लेंगे और उसी क्या कंटिन्यू करेंगे। प्योर मटेरियल जो होता है आपका, वो बेटा क्लासीफाई किया गया बेटा आपका, एक एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा बेटा कंपाउंड। क्या क्लासीफाई किया गया उसको? कंपाउंड। मतलब एलिमेंट और क्या? कंपाउंड। प्योर मैटर 2 टाइप का होता है, एक एलिमेंट होता है, एक क्या होता है? कंपाउंड होता है। उसी प्रकार इनप्योर को बेटा दूसरा नाम दिया गया था मिक्सचर। क्या नाम दिया गया था? मिक्सचर, मिक्सचर नाम दिया गया था। ठीक है, इनप्योर मटेरियल क्या कह सकते हो आप? मिक्सचर कह सकते हो। बेटा ये मिक्सचर क्या होता है? बेटा मिक्सचर, इसको भी 2 कैटेगरी में मैं देख लेता हूँ, वीडियो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? चलो बालक बढ़िया दिखाई दे रहा है। आउटसाइड साउंड आने रहती है, प्रॉब्लम होती है ना। तो ये हो गया मिक्सचर। बालक ये मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर को 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है। एक क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो बेटा कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और बेटा दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। लिख लीजिएगा आप लोग, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमको भी फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझना है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इनके इंटरचेंज क्या है, ये सारी बातें समझनी है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर हमारा होगा शायद, और इसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा आप चार्ट अपनी कॉपी में बना लें, अच्छा से बनाए, क्योंकि ऐसे हमने बना दिया ब्रेक करके। तो मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में बेटा आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 स्टेट्स और होती हैं, एक को कहते हैं बेटा प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिख लीजिए आप लोग, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होता है प्लाज्मा। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट एक्चुअल में होता क्या है। ये बेटा गैस के बाद हमारी 4th स्टेज होती है प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जब गैस को गर्म, जैसे हम सॉलिड को गर्म करते हैं लिक्विड होता है, लिक्विड को जैसे ही गर्म करते हैं हम लोग, तो लिक्विड को गर्म करने पर वो लिक्विड गैस में बन जाता है। लेकिन जब गैस को गर्म किया जाता है ना, तो बेटा उस आयनाइज हो जाती है। आयनाइज फॉर्म में जो रहता है उसे हम प्लाज्मा कंसीडर करते हैं। इस यूनिवर्स में 90% सब प्लाज्मा ही है, जितना है इस यूनिवर्स में सब प्लाज्मा है। मैं डिटेल डिस्कस लेक्चर लूंगा 5-7 मिनट में, प्लाज्मा को इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप नोट कर लिए बेटा। ये था हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है कैसे डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, मिटाते हैं हम लोग। आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिए। 1 2 3 पॉज कर सकते हो वीडियो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के विषय में। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है पता तो होगा तुम लोग को, बुक पे पढ़ गया, स्कूल में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन कैसे समझना, उसको कैसे याद रहे। देखो पढ़ना और समझना, सीखना सब अलग अलग बातें हैं। केवल पढ़ लिया है, हाँ सुना है, देखा है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम याद कर लेंगे, बट परमानेंट याद रहे उसके लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए हमारे पास, ट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहला बेटा हम समझेंगे यहाँ पर सॉलिड, यहाँ समझेंगे हम लिक्विड, यहाँ समझेंगे हम लोग गैस। छोटा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, सॉलिड के साथ पहला पॉइंट ध्यान दो कि सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होता है बेटा? फिक्स। लिक्विड में क्या होता है बेटा? नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। अब मामला होता है नॉट फिक्स, कह सकते हो आप। यहां पे अगर प्रॉपर्टीज के नाम लिख दूं मैं कह दूं, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके सामने, यहां पे लिखता हूं मैं शेप एंड, यहां पे प्रॉपर्टीज डाल दो। क्या डाल दो?
प्रॉपर्टीज। तो बालक ये प्रॉपर्टीज, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज के नेम, शेप एंड साइज। ओके, शेप एंड साइज देखा, शेप एंड साइज आर फिक्स, नॉट फिक्स। यहाँ पर भी क्या होगा, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ओके, उसके बाद हम आ जाते बेटा दूसरी प्रॉपर्टी पर, वॉल्यूम। किस पे बेटा बात करेंगे, वॉल्यूम पर। आपको दिख रहा है, देख लेता हूं एक बार, हाँ दिख तो रहा बढ़िया से। तो बालक यहां पर क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड का, फिक्स। क्या होगा, फिक्स। इसमें क्या होगा, फिक्स। लिख दो फिक्स्ड, यहां लिख दो फिक्स्ड, यहां पर लिखो बेटा नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब क्या होता है कि हमने देखा कि सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है, और क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। पहले इसको मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब समझते हैं, फिर थर्ड पॉइंट समझते हैं। पहले लिखा मैंने शेप एंड साइज, क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर, इसको मैं चाहे जहां रखूं, इसका शेप एंड साइज कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा हमेशा। उसको चेयर पे रख देता हूं मैं, इस मेज पे रख सकता हूं मैं, जमीन पे रख देता हूं मैं, तो इसका शेप बदलेगा, नहीं बदलेगा। इट्स मीन सॉलिड का शेप फिक्स रहता है, साइज भी फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं 2 मीटर था 4 मीटर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा ना। मतलब ये गोल गोल दिख रहा है, ठीक है, गोल गोल दिख रहा है। शेप एंड साइज आपको समझ में आ गया बालक। अब हम समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब लिक्विड का, पानी एक गिलास में लेकर आओ, थाली में रख दो, फैल जाएगा, लोटे में रख दो, हर तरह हो जाएगा। मतलब उसका आकार फिक्स नहीं, उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, मैंने लिख दिया नॉट फिक्स। उसके बाद आती गैस की। गैस में बालक कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना तो शेप एंड साइज फिक्स होता है उसका, ना तो फिक्स होता वॉल्यूम। अब हम समझते हैं वॉल्यूम होता क्या है। स्पेस ऑक्युपाइज बाय द मैटर इज नोन एज वॉल्यूम। जितना स्पेस मैटर ऑक्युपाई करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। डेफिनेशन कुछ बोलता हूं, उसे भी लिख लिया करो, आप पैजामा लिख के याद करोगे तभी याद रहेगा। तो वॉल्यूम मतलब ये मार्कर में चाहे जहां रखूं, ये इतना ही वॉल्यूम लेगा, इतनी ही जगह इसको चाहिए। 2 फुट का है, मान लो 2 फुट का है तो 2 ही फुट रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग। तो बेटा ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है चाहे जहां रखा जाए, इसका क्या रहेगा, फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, गॉट इट। अब क्या होता है, सॉलिड को तो ठीक है, बट बात लिक्विड का कैसे फिक्स्ड है। एक गिलास था सर, देखो वॉल्यूम का काम मतलब है, दूध 1 लीटर लो, कितना लो, 1 लीटर, उसे लुटिया में रख दो, थाली में रख दो, और कुछ तुम्हारे यहाँ बर्तन हो उनमें रख दो, वो इधर उधर जाके अपना शेप एंड साइज बदलता रहेगा, इसलिए नॉट फिक्स शेप एंड साइज। बट वो 2 लीटर से 4 लीटर नहीं होगा, 2 लीटर से 4 लीटर नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं बालक उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। अब ये गईस बाबा का क्या होता है, ये गईस का कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसे रूम में छोड़ दो रूम का वॉल्यूम ले लेता है, और इस सिलेंडर में भर दो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। होप कि आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थर्ड पॉइंट करते हैं बालक हम। बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ओके, कुछ बात मैं बता भी दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। मैंने कहा कि पार्टिकल मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब क्या होता है बेटा, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहां पर क्या होता है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अगर बात करें, मान लीजिए आपने देखा सॉलिड वाला मामला ऐसा कुछ, ये कोई चीज है, इससे बोलेंगे भाई ये है सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक है। जिस भी मटेरियल के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, हम उनको कहते हैं सॉलिड है ये। वो भाई साहब लिक्विड में समझ लेते हैं, क्लोजली होते हैं बट नॉट मोर देन सॉलिड। ओके, तो लेस क्लोज, ये है आपका लिक्विड, समझ लो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये गैप होते हैं इनके बीच में, ये आपका लिक्विड का अरेंजमेंट हो गया। ठीक, बात आती है गैस का। गैस का अपना भौकाल है, देखो ये यहाँ है वहां है, यहाँ है वहां है, यहाँ है वहां, कोई डिस्टेंस नहीं इनका, ये जब पाए तहां फैल जाते हैं, इनका यही प्रॉपर्टी है, इसलिए इनका नाम गैस है। तो गैस हो गया बालक ये। बेटा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल समझ में आया। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे बालक कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन सी बात, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब 2 पार्टिकल के बीच में लगने वाली बॉन्डिंग। अब 2 लोग जब बाइंड होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है,
उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात समझे नहीं समझे? अरे यार, अपनी मम्मी और अपने आप में देखो, क्या एक क्लोजली रिलेशन है? आप क्लोजली पैक हो एकदम, मतलब बहुत, मम्मी से आप नहीं दूर जा सकते हो, आपसे मम्मी नहीं जा सकती। मसला यही है कि जो बहुत ही क्लोजली अटैच होता है इसे, ठीक है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेटा सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। अब क्या होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड होता है। क्या लिखेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन सॉलिड्स। क्या लिखेंगे? लेस देन सॉलिड्स। तो लेस देन सॉलिड, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इतनी ज्यादा दूरी होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कोई जरूरत ही नहीं है। कहाँ बात लगेंगे भाई, क्या फोर्स लगेगा है? एक लंदन में रह रहा है, एक भारत में रह रहा है, इतनी इतनी गैप पे रहेगा तो कहाँ तक कुछ हो जाएगा। ऐसा पार्टिकल समझिए, इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स बहुत कम होता है। एक पॉइंट और लिख लें बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो बेटा सॉलिड में देखो, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप होता है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप होता है, हम उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब बालक ये तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल इज मैक्सिमम हायर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहा हूं कि दो पार्टिकल के बीच में गैप किसमें कितने ज्यादा है। तो बालक ये तो समझ में आ रहे हो कि सॉलिड में ये चीज कम होती है। क्या कम होती है? इंटरमॉलिक्यूलर व्हाट स्पेस। इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा सा है और इसमें बहुत ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैस में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में लेस होता है। उसके बाद बची बात मैं सॉलिड की, इसमें होता ही नहीं है, बिल्कुल इच्छ नहीं होता है। ये बात भी समझ में आ गई। अगला पॉइंट बेटा हम लिखेंगे डेंसिटी। क्या लिखेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बालक सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। हाई डेंसिटी सॉलिड जितने भी होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। ठीक है, हायर द मास, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। और मास किसका ज्यादा होता है? सॉलिड्स का ज्यादा होता है। तो बेटा सॉलिड्स का जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है, दैट्स इज व्हाई सॉलिड की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड की लेस देन सॉलिड्स होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? सॉलिड से कम होती है। बात आती है गैस बाबा की। क्या मसला है इनका? इनका अपना भौकाल है। क्या है? हमारे पास डेंसिटी ज्यादा नहीं रहती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। क्या होती है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम होती है, एकदम ना के बराबर। तो बेटा गैस की डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। गैस की डेंसिटी हमेशा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। समझ गए इस बात को? डेंसिटी वाला कंसेप्ट समझ गए बेटा। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लिक्विड का लेस देन सॉलिड होता है, मतलब कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट का ज्यादा हाई है उसका क्या होगा? लिक्विड का कम होगा, लेस देन सॉलिड होगा। इनका भी लेस ही होगा, लेस देन लिक्विड्स होगा। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सॉलिड के विषय में अगर आपको पेपर में आता है, डिफरेंशिएट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलरली नोन इन यूपी बोर्ड। ये पूछा जाएगा आप सबसे, यूपी बोर्ड में मोस्टली ये पूछा था, डिफरेंशिएट द लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जानते हो? और सीबीएसई में क्या पूछा जाता है या आईसीएसई में क्या पूछा जाता है? व्हाई सॉलिड इज सॉलिड, व्हाई लिक्विड इज लिक्विड एंड व्हाई गैस इज गैस। अब सॉलिड सॉलिड क्यों है? ये मतलब खुजली आ जाएगी तुमको। अरे यार ये तो समझ नहीं आया हमको। मतलब इसी में मैंने बता दिया है कि सॉलिड सॉलिड क्यों है। एक प्रॉपर्टी में लिखना भूल गया, लिख दो यहाँ पर, लिख दो बेटा रिजिडिटी। आई थिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, देख लेता हूँ मैं भी। रिजिडिटी, 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 रिजिडिटी मतलब कठोरता, कठोरता। अभी दिखाते बेटा, देख ले एक बार। हाँ बराबर है, इसी के बाद नहीं दिखेगा। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है? हार्डनेस ऑफ मटेरियल होता है, समझ लीजिए इस तरह से, कठोर। तो सॉलिड की रिजिडिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। और लिक्विड की रिजिडिटी होते नहीं है बेटा, रिजिडिटी नहीं होती लिक्विड में। लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दे हैव फ्लूइडिटी। क्या होती है? फ्लूइडिटी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड्स आर सॉलिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइडिटी लिक्विड आर लिक्विड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइडिटी गैसेस आर गैस। ओके, ये रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो आप। इफ अ टीचर आस्क्स टू यू कि चलिए बताइए सॉलिड सॉलिड क्यों, व्हाई सॉलिड इज सॉलिड, देन आंसर आप करना है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी होने की वजह से सॉलिड सॉलिड है। होप कि आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गैस का, सॉलिड का, लिक्विड का पूरा कंफर्मेशन आ गया होगा आपके पास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपनी नई प्रॉपर्टी को। ठीक है बालक, साफ कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि मैटर में जो इंटरचेंज होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मान लीजिए मैंने लिखा
कि भाई साहब ये चीज सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, और इसको मैंने गर्म किया, हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। अब जैसे ही लिक्विड में चेंज हुआ, फिर हीट कर दिया हमने, बन गया ये गैस। हालांकि गैस लिखने का उचित होगा, आपको लगता है कि गैस गैस लिखना चाहिए या वेपर लिखना चाहिए? चलिए आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि हम किसको कहें गैस और किसको कहें वेपर। गैस और वेपर में एक डिफरेंस होता है बेटा, सॉलिड लिक्विड और वेपर बनेगा। क्या बनेगा, सॉलिड लिक्विड और वेपर। नॉर्मली बुक्स में ये लिखा रहता है गैस, गैस का अलग में मतलब है और वेपर का अलग मतलब है, मैं समझाऊंगा अभी। तो देखो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड गेट चेंज इनटू लिक्विड। रेड से दिख रहा है आपको, देख लेता हूं, हाँ दिख रहा है। तो बालक यहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में। बेटा इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बेटा मेल्टिंग। क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग। क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग। मेल्टिंग, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा लिक्विड कैसे चला गया, वेपर में। थोड़ी देर के लिए गैस ना लिखिए, हम यहाँ डालते हैं, लिख देते क्या, वेपर में। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा इवेपरेशन। इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपरेशन। इवेपरेशन हो गया, मतलब सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग। दैट मीन्स मेल्टिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। उसी तरह अगर वेपर्स बन रहे हैं तो लिक्विड को हीट करोगे तो वो वेपर बनेगा, जिसे हम बोलेंगे इवेपरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपरेशन। बात आती है अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर में, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा, इसे बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब बात कभी कभी ये भी हो सकती है, देखो बेटा मैं बता रहा हूं कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वेपर्स। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें बदलेगा, वेपर और गैस में। ठीक है, अब हम समझते हैं अगर कोई वेपर चाहे भैया हमको भी सॉलिड बनना है, तो बेटा अगर वेपर कोई भी क्या बनना चाहेगी, सॉलिड, बेटा इसके लिए सब्लिमेशन बुक में लिख रखा है, लेकिन उसके लिए डिपोजिशन टर्म लिख सकते हो आप। डिपोजिशन, क्या लिखोगे, डिपोजिशन। वेपर का सॉलिड बनना डिपोजिशन होता है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। अच्छा सर, ये बात समझ लेते हैं, ये चक्री बनाते रहना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो लिक्विड अगर कभी चाहे कि मुझे सॉलिड बनना है, लिक्विड चाह रहा है कि वो क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, तो लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होना चाह रहा है तो बालक इस बात को ध्यान रखिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग बोलते हैं। मतलब लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग। अरे घर पे करते पानी को ले जाते हो, शरबत बना के मारे तो बर्फ मीठी मीठी बना लेते हो फ्रीजर में लगा के, तो वो क्या है, लिक्विड कन्वर्ट हो गया, फ्रीजिंग। अपने डेली लाइफ से जोड़ लिया टॉपिक को, ज्यादा आसान रहता है। अच्छा सर, मान लीजिए ये वेपर अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहें सर, वेपर अगर लिक्विड में चेंज होता है ना बेटा, उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। वेपर कन्वर्टेड इनटू वो लिक्विड। ठीक है, तो बेटा इसे कहेंगे हम क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। देखिए बालक, नोट्स के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल बालको वाली क्लास नोट्स इस नाम से मैं बनाऊंगा और आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर, उससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर नोट्स भी तो प्रिपेयर करने हैं, तो नोट्स में वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो बातें समझ में आ रही, यू कैन राइट इन माई लैंग्वेज, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर लैंग्वेज इफ यू आर एबल। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोग को? तो कंडेंसेशन को एक टीचर पूछता है, मेल्टिंग को एक टीचर पूछता है, और फ्रीजिंग को पूछता है, वेपरेशन को पूछता है, सब्लिमेशन को पूछता है, डिपोजिशन को पूछता है। तो सब आप बता सकते हो। इन एरो का चेहरा याद रखना, किधर कौन सा जा रहा है। ठीक है, ये एरो दौड़ता हुआ जा रहा है, ध्यान दे पूरी तरीके से। तो मैंने कहा ये सॉलिड बाबा इधर जा रहे हैं, दैट वेपर बनने हैं। तो ये बात आपको इंटरेस्ट समझ में आ गए होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बालक एक बात समझिए, अच्छा इवेपरेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट होता है या आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो बहुत सारे उत्तर आ रहे होंगे, सर आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट ही इवेपरेशन होता। नहीं बेटा, इवेपरेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री है तो उससे पहले टेम्परेचर पे क्या होने लगता है, वेपर्स निकलने लगते हैं। ठीक है, तो बेटा वो इवेपरेशन। और बेटा याद रखना, इवेपरेशन जो होता है अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपरेशन रेट भी क्या होती है,
बढ़ जाती है। और अगर एयर का प्रेशर बढ़ा, मतलब एयर बढ़ी, हवा चलने लगी, कहते हैं हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो एयर बढ़ाने से भी क्या होता है? इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तीसरी बात, हम लोग कभी किसी चीज को सुखाना होता है तो बहुत फैला के फैलाते हैं। भाई कपड़ा होता है ऐसे फैला देते, फैला दो कपड़ा। फैलाते क्यों है? गट्ठर बन के रखा रहने दो, सूख जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से, अब पजामा सोच रहा होगा ये सरफेस एरिया नया शब्द कहां से आया। देखो सरफेस एरिया मतलब होता है कितना एरिया आप कवर कर रहे हो, एक तरीके से समझो इस तरह। मतलब कोई इतनी गड़ी में कपड़े को भर के रख दिया और रख दिया आपने नहाने वाले स्थान पे, सूखने दो, सूख जाएगा। कैसे सूख जाएगा? अब क्या करती है मम्मी, क्या करती है उसको खोल के माँ छत पे फैला देती हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द साइंस बिफोर दैट क्लॉथ। मतलब उनके पीछे के साइंस का मम्मी को नहीं पता, लेकिन इतना पता अगर इसको कपड़े को खोल के फैलाएंगे तो सूख जाएगा। अब बालक ये जो कपड़ा सूखा ऐसा क्यों हुआ? तो देखो बेटा वहां का सरफेस एरिया भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और एयर भी तेज चलेगी तो फिर इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। पेपर में आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो लिखना टेम्परेचर, उसके बाद तुमने लिखना विंड फ्लो, उसके बाद लिख देना सरफेस एरिया। तो सर ये बताइए कब कपड़ा नहीं सूखेगा? बरसात का मौसम जो चल रहा है इस समय, इसमें क्या होता है वाला? इसमें होता क्या है कि जो क्लॉथ्स होते हैं, ह्यूमिडिटी एक चीज होती है। ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी, नमी जितनी बढ़ेगी, एक तरीके से कह सकते हो, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर में डिफरेंस है, बट अपने कॉमन सेंस के लिए समझिए। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अब मॉइस्चर नमी जिसको कहते हैं बालक, समझ रहे हो ना? तो ये बालक हमने क्या बताया आपको? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो क्या होता है? इवेपोरेशन घट जाता है। ये बात याद रखें, ह्यूमिडिटी नमी बढ़ी, इवेपोरेशन घट जाता है। ये 4 पॉइंट याद रखना, ये पूछा गया इवेपोरेशन फैक्टर। अभी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछे जाएंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बात है कि आपसे ये पूछा जाएगा, ये बालक ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो नॉर्मली बच्चे कहता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल। वाह क्या डेफिनेशन है! द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्टेड टू मेल्ट, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। कुछ ऐसी डेफिनेशन आप लोग देते हो। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको, यार तो होता नहीं, तुम करे क्या? तो बेटा देखो, the temperature at which vapor pressure of liquid, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as what? Boiling point. बेटा मिनट, हाँ ठीक है बालक, कॉल आ गई थी। तो अब ये आपको समझ में आएगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अगर लिख लिए तो लिख लिए, बाकी आपकी बुक आपके सामने है, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो चीजें समझनी है बालक समझ जाओगे तो अपने वर्ड्स में लिखने का भी प्रयास करिए आप लोग। इसलिए मैंने इंग्लिश में इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं अलग रहेंगे, हिंदी के लेक्चर्स अलग रहेंगे। मैं एक्सप्लेन सब कुछ हिंदी में ही कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ऐसा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में। मसला यह है कि हिंदी वालों को हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में ही समझा जाता है। अब इंग्लिश वाले मीडियम में अगर टोटली इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, उन्हें टोटली इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। ये बात सच है। तो बेटा आपने ये समझ लिया है पूरा फिनोमेना, बुक में अभी तक लिखा देखा तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है कि ये सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था ये गैस और वेपर में कुछ, हाँ ये बात समझा देता हूँ मैं आपको। देखो बालक, गैस और वेपर में एक डिफरेंस है। देखो ये डिफरेंस है कि जो रूम टेम्परेचर पर गैस है दैट इज गैस, और जो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है उससे हम क्या कहते हैं, माने मतलब वो हीट करने पर वेपर बनता है। तो समझ में आ गया तुम लोग को क्या डिफरेंस था? जो रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, बस हम उससे गैस कहते हैं। बाकी जो हम जिसको मारे टेम्परेचर देके उसको क्या कर दिए, मारे तो वेपर बना दिए। तो ये डिफरेंस था बेटा गैस और वेपर में। पेपर में टीचर मजाक करके आपसे पूछता है और आपकी बेइज्जती हो जाती है, आप बता नहीं पाते हो, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखो बेटा हमने आपको मैटर का इंटरचेंज बताया। अब एक बात समझते हैं कि ये मैटर जैसे कर रहे हैं, मान लीजिए बालक कोई रिएक्शन समझते हो तुम लोग? अरे यार रिएक्शन जब दो चीजें मिलती होंगी आपस में, दो चीजें मिलती है तो नई चीज बनती है। मान लो ए मिले बी से बना क्या? सी, है ना? मान लो रिएक्शन समझते हो नहीं समझते हो? हम तुम्हें सिंपल एग्जांपल देते हैं, सुनो। मान लो तुमने मिलाया चावल, सबको लिए एग्जाम कॉमन, चावल जानते हो, उसमें मिलाया पानी, उसमें मिलाया नमक, उसमें मिलाई दाल, बना क्या आपके पास? ठीक, वो जो बना वही सी है, जो मिलाया वो है ए बी। अब ये कह रहे हो सर खिचड़ी सुन तो लो, हम समझ गए तुम लोग ये बोलने वाले हो। तो ठीक है ये बना बेटा, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं डिचिक डिचिक, जैसे चावल पानी नमक, हमारा जो क्या है ये सब रिएक्टेंट है। जो बन रहा है उधर वो क्या है? प्रोडक्ट है। अब एक बात समझते हैं छोटी सी,
कि मिटा दे इसको 1 2 3 समझे बालक। मान लीजिए आपने कोई चीज ली, ए लिया कोई चीज वो सॉलिड था, और बी लिया दैट वाज आल्सो सॉलिड, यहाँ सी बना, मान लो सॉलिड को मिला के सॉलिड बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। ए लिया सॉलिड, बी लिया लिक्विड, यहाँ पर मिला दिया उनको, ये सॉलिड था, और यहाँ पर सी बन गया दैट वाज लिक्विड, मान लिक्विड बन गया। सॉलिड लिया, बी को लिया बेटा कितना गैस, और बेटा यहाँ पर बन गया सी लिक्विड, मान लो अच्छा सा प्रेशर, यहाँ पर मान लिक्विड बनाओ, आप लोग सॉलिड ही बनाओ, सॉलिड नहीं बनाओ लिक्विड ही बनाओ, चलो मान लो ऐसा बना दिया हमने, एग्जांपल दे रहा तुम लोग को, देखिए दिमाग कितनी तेज चलता है। मैं कहूँ इसमें बताओ सबसे तेज कौन सी रिएक्शन होगी। तो अगर तुमसे कहा जाए विच विल टेक, बेटा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन जो होते हैं कुछ ऐसे तरीके से आते हैं, आप जो पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हो, सर आई हैव लर्न द सॉलिड लिक्विड गैस, एग्जाम में लिख देंगे, एग्जाम में सॉलिड लिक्विड गैस सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता, ये समझ लेना। उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब यहाँ अपना ब्रेन अप्लाई करिए, बड़े अच्छे से यूज करिए, बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। सॉलिड सॉलिड को दो इनको लड़ा दें आपस में, धड़ 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 धड़, ये रिएक्शन करके कुछ नया बना देंगे, एक सॉलिड और एक लिक्विड, मान लो पानी और सॉलिड की रिएक्शन करा दें, चीनी और पानी मिला दिया मान लो एग्जाम्पल, सॉलिड और गैस को मिला दिया हम लोगों ने, सॉलिड और गैस को, किसमें रिएक्शन फास्ट होने के चांसेस हैं। देखिए बालक अभी थोड़ा समझ कम पा रहे होंगे शायद, अभी थोड़ा सा आगे मुद्दा हो जाएगा ये। सॉलिड और सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, वो मोटाइल नहीं हो, घूम नहीं रहे इधर उधर, इनमें रिएक्शन होना बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये आसानी से होगी नहीं। सॉलिड सॉलिड लेंगे कुछ नहीं बनने वाला आसानी से। जब सॉलिड और लिक्विड कंबाइंड हो जाएंगे तो बालक चांस है कि रिएक्शन हो, मान लो इसका लीस्ट चांस है, थोड़ा सा इसका ज्यादा इससे, कि हाँ इसमें चांस है हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन ये गैस वाला जो है मामला, ये गैस बहुत ही क्या होता है, डायनेमिक होती है, पार्टिकल इधर इधर, ये आ रहा पार्टिकल इसको टक्कर मार दे रहा है, नहीं उल्टा हो गया तो चलो इसको टक्कर मारते हैं, ये क्या होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, ये क्या होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं बहुत तेज तेज, और जैसे लड़ते रहते हैं क्या होता है इजीली इसके साथ रिएक्शन होएगी, क्या होगी होएगी। तो बेटा इसके जो पार्टिकल्स हैं क्या है बहुत मोटाइल है, उनको एनर्जी थोड़ी भी मिल जाएगी रिएक्शन कर लेंगे। इनको पहले मोटाइल स्टेज में लाओ, इनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो समझ पा रहे हो, गैस अगर गैस आपस में रिएक्शन करती है रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ बातें ये मैटर से रिलेटेड हैं जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, आपको मैटर का इंटरचेंज पढ़ा दिया, ठीक है। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, भाषा में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है गला मेरा बैठा हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और लेक्चर आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।